नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में यूरोप में उदारवाद राष्ट्रवाद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद यूरोप के अंतर्गत जो है इटली का एकीकरण और इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें इटली के एकीकरण में। इससे पहले सबसे पहले हम इटली की 1815 की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। की इटली की स्थिति। अब 1815 में इटली की क्या स्थिति थी, इसमें नेपोलियन के आक्रमण से इटली में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। नेपोलियन के आक्रमण से इटली में नए युग का सूत्रपात, नए युग का सूत्रपात नेपोलियन के आक्रमण से वहाँ पर संगठित एवं एकरूप शासन स्थापित होने के फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। लेकिन 1815 की वियना व्यवस्था जो थी, इस वियना व्यवस्था से इटली दोबारा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। 1815 की वियना व्यवस्था इससे क्या हुआ, इससे जो है इटली का छोटे छोटे भागों में विभाजन, इटली का छोटे छोटे भागों में विभाजन हो गया। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया और पिडमांट का राज्य था, जहाँ सेवाई वंश का शासन था, और उसके उत्तर पूर्व में जो है लोम्बार्डी और वेनिशिया के प्रदेश थे जिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। परमा, मोडेना, टस्कनी ये स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन उन पर भी जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली थे, जो बुर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था वहाँ पर। और ये नई व्यवस्था पूर्ण रूप से निरंकुश, प्रतिक्रियावादी और भ्रष्ट थी। इटली की इस दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए मैजीनी ने कहा था कि हमारा कोई एक एजेंडा नहीं है, हमारा कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है, न यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान है। मैजीनी ने यह भी कहा था कि हम 8 राज्यों में विभाजित हैं, जो सभी एक दूसरे स्वतंत्र हैं। इन 8 राज्यों की अलग अलग मुद्राएं हमको एक दूसरे से अलग करके अजनबी बना देती है। मेटरनिक ने यह भी कहा था कि यहाँ का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है, एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध है। अर्थात एकता का कोई यह नहीं था, एकता का पूरी तरह से अभाव था। इटली के लोग भी जो है क्रांति जनित विचारधारा से प्रभावित थे। नेपोलियन महान के समय से उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो चुकी थी, और इसलिए निरंकुश और स्वेच्छाचारी, प्रतिक्रियावादी और अत्याचारपूर्ण शासन को सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः इटली के देशभक्त अपने देश को स्वतंत्र और संगठित करने का प्रयास करने लगे। इटली के लेखक और साहित्यकार, इन्होंने भी लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसके अलावा जो है, अब ये तो थी 1815 की इटली की स्थिति। उसके बाद जो है एकीकरण के मार्ग में बाधाएं, एकीकरण के मार्ग में बाधाएं। अब क्या क्या बाधाएं थी एकीकरण के मार्ग में? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। अब क्या बाधाएं थी? तो इटली के उत्तरी भाग जो थे वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे। परमा, मोडेना, टस्कनी, इनमें ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के संबंधित और मित्र शासन करते थे। नेपिल्स, सिसिली, इनमें बोर्बो वंश का शासन था। और यह सभी छोटे छोटे राज्य भी ऑस्ट्रिया के प्रभाव के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक की राष्ट्रीयता और उदारतावाद का यह कट्टर शत्रु था। प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व इटली के एकीकरण के मार्ग में कठिनाई थे। मध्य इटली में पोप का राज्य भी शक्तिशाली था। पोप का राज्य मध्य में होने से उत्तरी और दक्षिणी इटली दोनों अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करता था, जिससे इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा थी। इसके अलावा पोप का राज्य एक धार्मिक बाधा के रूप में था। पोप ने राज्य को यदि इटली में मिलाने का प्रयत्न किया जाता तो यूरोप की समस्त रोमन कैथोलिक जनता नाराज होने का भय। पोप के राज्य को यूरोप के प्रमुख राज्यों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा इटली के अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं, उनका पारस्परिक द्वेष अत्यधिक तीव्र और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था उनमें। संपूर्ण इटली में प्रांतीयवाद के कारण फूट फैली हुई थी। इटली के विभिन्न राजवंशों में एकता के लिए त्याग करने की भावना नहीं थी। वह निरंकुश शासन को बनाए रखने के स्वार्थ के समक्ष राष्ट्रीय एकता को वो कुछ नहीं समझते थे। अब एकीकरण के ये तो थी बाधाएं। अब बाधाएं के बाद है एकीकरण के प्रयास। अब एकीकरण के किस प्रकार के प्रयास किए गए? एकीकरण के प्रयास, एकीकरण के प्रयासों में भाई इतनी बाधाओं के बावजूद जो है देशभक्तों ने मिलकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और इसके लिए इटली में अनेक गुप्त संस्थाएं स्थापित हुई, जिसमें कार्बोनरी संस्था प्रमुख थी। गुप्त संस्था स्थापित हुई, गुप्त संस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और उसका नाम था कार्बोनरी। यह गुप्त संगठन था ये, और यह कार्बोनरी संस्था का प्रमुख केंद्र नेपिल्स में था और इसकी शाखाएं जो है पूरे इटली में फैली हुई थी। इस संस्था के दो प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? एक तो इटली को विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और दूसरा वैज्ञानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना देश में। कार्बोनरी संस्था में सभी वर्ग के लोग थे। इसी के नेतृत्व में 1831 तक इटली का स्वाधीनता संग्राम चलता रहा। किसके नेतृत्व में? कार्बोनरी संस्था के नेतृत्व में। इसके अलावा सन 1820-21 का विद्रोह हुआ। 1820-21 का विद्रोह, इसमें स्पेन की क्रांति से लोग प्रेरित हो गए और प्रेरित होकर के 1820 में कार्बोनरी संस्था के नेताओं ने नेपिल्स में विद्रोह कर दिया और इस प्रकार इटली में गुप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गए। 1821 में पिडमांट के देशभक्तों ने विद्रोह कर दिया। नेपिल्स और पिडमांट के विद्रोहियों ने अपने शासक को खदेड़ दिया, किंतु ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक इस उदारवाद की लहर को कब सहन करने वाला था। उसने तुरंत हस्तक्षेप कर विद्रोह का दमन कर दिया और दोनों राज्यों के राज सिंहासन पर पुनः निरंकुश शासकों को बैठा दिया। और लेकिन जो है विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन जन असंतोष जो था वो कम नहीं हुआ और विद्रोह की अग्नि जो है वो समाप्त नहीं हुई। उसके बाद 1830 का विद्रोह हुआ। 1830 का विद्रोह,
नेपिस और पिडमांट में पुनः निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जो शासन थे वो प्रारंभ हो गए, लेकिन क्रांतिकारी गुप्त रूप से अपनी तैयारियां कर रहे थे। और 1830 में फ्रांस में क्रांति हो गई और इस क्रांति का प्रभाव तीव्र गति से यूरोप में फैल गया। इस क्रांति के प्रभाव से पोप के राज्य परमा, मोडेना इनमें भी विद्रोह हुआ और इटली के क्रांतिकारियों को फ्रांस से सहायता मिलने की आशा थी, लेकिन फ्रांस की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाई और इस बार फिर ऑस्ट्रिया की फौजों ने हस्तक्षेप करके विद्रोहियों को कुचल दिया और सभी राज्यों में पुराने शासक वापस सिंहासन पर बैठा दिए गए। क्रांति की लहर जो है एक बार वापस फिर रोक दी गई। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की पुनः पराजय हुई, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि ऑस्ट्रिया की संगठित शक्ति के सामने विद्रोहियों की असंगठित शक्ति वो टिक नहीं पाई। 1820 और 1830 में इटली की एकता स्थापित करने के जितने भी प्रयास हुए वो असफल हुए, लेकिन इटली के देशभक्त नेताओं को ये ज्ञात हो गया कि जब तक ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त नहीं किया जाता तब तक इटली अपनी स्वतंत्रता और एकता स्थापित नहीं कर सकता है। अतः अपने उद्देश्यों को सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये आवश्यक समझा कि विदेशी सत्ता का अतिशीघ्र जो है वो अंत किया जाए और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल कार्बोनरी संस्था ही पर्याप्त नहीं है, और भी संस्थाओं का गठन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है फिर इसके बाद जो है मैजीनी का उदय हुआ। इसके बाद मैजीनी का उदय इटली में मैजीनी का उदय और इस अनुभव के बाद जो है इटली के देशभक्त अधिक सचेत होकर के और अधिक सूझबूझ से तैयारी करने लग गए। इटली के देशभक्त और इसी समय जो है इटली के राजनीतिक रंगमंच पर जूसेप मैजीनी, पूरा नाम इसका प्रादुर्भाव हुआ जूसेप मैजीनी का, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मैजीनी जिनोवा के एक चिकित्सा शास्त्री का पुत्र था। बचपन से ही उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके मन में इटली को स्वतंत्र कराने की प्रबल भावना थी। 1820 की क्रांति के पहले वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य था और 1830 के विद्रोह में जो है उसने भाग लिया था। विद्रोह के दमन के बाद उसे कैद कर लिया गया। लगभग 1 वर्ष तक वो जेल में रहा। कारावास से मुक्त होने पर उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। मैजीनी का उदय चिकित्सक का पुत्र था। ये चिकित्सक का पुत्र और इसमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। कार्बोनरी संस्था का सदस्य था ये। कार्बोनरी संस्था का सदस्य था। आंदोलन के बाद इसको कैद कर लिया गया। 1 वर्ष तक जो है जेल में रहा। कारावास से मुक्त होने पर देश से निर्वासित कर दिया गया। 1831 में फ्रांस में मॉर्सेल्स नगर में पहुंचा और वहां पर 1821 में उसने जो है युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। कहां पर फ्रांस पहुंचा वो? 1831 में। 1831 में फ्रांस पहुंचा
और वहाँ पहुँच कर के इसने युवा इटली संस्था की स्थापना की। युवा इटली संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोनिक संस्था का स्थान प्राप्त कर लिया। इसके सदस्यों के लिए 40 वर्ष से कम उम्र का कोई भी नवयुवक प्रवेश के लिए योग्य था। इसका उद्देश्य युवकों को शिक्षित और अनुशासित बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना। मैजिनी का यह विश्वास था कि इटली के युवकों में देश गौरव और प्रेम की भावना भरकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित किया जाए। उसने ये कहा था कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। नव युवकों में एक गुप्त शक्ति है और जनता पर उनकी आवाज़ का असर जादू के समान होता है। मैजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। वो 3 नारे कौन से थे? परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करें। ये 3 नारा दिया उन्होंने युवाओं को। मैजिनी के उद्देश्य स्पष्ट थे। इटली के एकीकरण का चित्र जितना स्पष्ट और निश्चित उसके दिमाग में था मैजिनी के, संभवतः किसी और के दिमाग में नहीं था। उसने अपने देशवासियों को इटली के एकीकरण का चित्र समझाने के लिए इतनी लगन से काम किया मानो वह किसी धर्म का प्रचार कर रहा हो। युवा इटली ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा और साहित्यिक प्रचार, यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया और मैजिनी की लेखनी ने इटली की जनता के जनजीवन में संचार कर दिया इस बात का। मैजिनी के पास शीघ्र ही देशभक्त नवयुवक एकत्रित होने लगे। इटली के एकीकरण को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का श्रेय युवा इटली संस्था को जाता है और उसने राष्ट्रीय गौरव की भावना, बलिदान करने का साहस, राष्ट्रीय एकता की चेतना और दृढ़ विश्वास उत्पन्न किया। मैजिनी के प्रयत्नों के फलस्वरूप युवा इटली जगह जगह शाखाएं खोली गई युवा इटली की, और 1833 के प्रारंभ में युवा इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 हो गई। युवा इटली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इटली में एक शक्तिशाली जनमत का निर्माण हो गया। इस प्रकार से जो है युवा इटली के माध्यम से मैजिनी ने एक संगठन स्थापित किया। उसके बाद उदार राजतंत्रवादी और संघवादी, उदार राजतंत्रवादी, उदार राजतंत्रवादी और संघवादी युवा इटली के अलावा कुछ अन्य देशभक्त भी थे, इटली की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे ये लोग भी। कुछ देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वह पिडमांट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एबर्ट, इसके नेतृत्व में इटली को विदेशी सत्ता से मुक्त कराना चाहते थे। यह उदारवादी और संघवादी। लेकिन पहले पिडमांट और सार्डिनिया का राज्य भी प्रतिक्रियावादी था, लेकिन धीरे धीरे चार्ल्स एल्बर्ट के समय नीति में परिवर्तन आ गया और उसने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। इटली के राष्ट्रवादियों का ये विश्वास था कि इटली के स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व पिडमांट का शासक ही करेगा। वह आर्थिक कार्यक्रम और सार्वजनिक शिक्षा में सुधार ला करके इटली के एकीकरण को प्राप्त करना चाहते थे। कुछ देशभक्त पोप की सत्ता में विश्वास करते थे, क्योंकि जब 1846 में पायस नवम पोप बना तो उसने अपनी उदार और दयालु प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया और उसने अनेक प्रशासनिक सुधार भी किए, जिससे उसकी लोकप्रियता वहाँ पर बढ़ गई। जो लोग पोप के नेतृत्व में विश्वास रखते थे और पोप की अध्यक्षता में इटली के विभिन्न राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे, इस प्रकार मध्यम मार्गी विचारधारा पर आधारित इटली के एकीकरण की एक नई योजना जनमत के सामने प्रस्तुत की गई, उदारवाद और संघवाद की। उसके बाद सन 1848 का विद्रोह हुआ। 1848 का विद्रोह, 1848 के विद्रोह में
फ्रांस में पुनः क्रांति हो गई 1848 में, और इससे प्रेरित होकर के यूरोप के विभिन्न राज्यों में भी क्रांति हो गई। जनवरी 1848 में नेपल्स और सिसिली में सुधारवादियों ने विद्रोह कर दिया और संविधान की मांग करने लगे। इस क्रांति से विवश होकर के नेपल्स के राजा फर्डिनेंड द्वितीय, इसको जो है उदारवादी संविधान को स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद पिडमांट, टस्कनी और पोप के राज्यों में भी संवैधानिक शासन की मांग जोर पकड़ने लग गई। मार्च 1848 में 3 राज्यों को भी संविधान प्रदान करना पड़ा। अब ऑस्ट्रिया के अधीन जो थे लोम्बार्डी और वेनेशिया, इसको छोड़ करके लगभग सारे इटली में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। मार्च 1848 में वियना में क्रांति हो गई, जिसके फलस्वरूप मेटरनिक को वियना छोड़ करके हॉलैंड भाग जाना पड़ा। मेटरनिक के पलायन की सूचना मिलते ही एक एक करके इटली के सारे राज्यों में ऑस्ट्रिया विरोधी आंदोलन खड़े हो गए। मिलान में विद्रोह के फलस्वरूप वहाँ का वायसराय को भागना पड़ा। वेनिस में भी ऑस्ट्रिया के शासन का अंत होकर के गणतंत्र की स्थापना हो गई, और उसी समय इटली की समस्त जनता एक स्वर में पिडमांट, सार्डिनिया के शासन के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की मांग करने लगी। 23 मार्च को सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने इटली वासियों की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स राज्यों के शासक और पोप ने भी सार्डिनिया की ओर से युद्ध में भाग लिया। ऑस्ट्रिया की जगह सेना जो है जगह जगह परास्त होने लगी, और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो इटली से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इस युद्ध के समय कैटलबी ने इसी के बारे में लिखा है कि इटली के स्वाधीनता संग्राम का एक नया दौर आरंभ हुआ। अब इटली का संघर्ष विद्रोह और आंदोलन तक ही सीमित था, लेकिन उसने राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर लिया। पिडमांट के शासक ने घोषणा की कि सभी को केवल एक ही कर्तव्य है कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें, और इस घोषणा के साथ सारे इटली जो है इसके झंडे के नीचे आ गया। किंतु इटली की ये एकता जो है थोड़े समय के लिए सिद्ध हुई। पोप सर्वप्रथम पीछे हट गया। नेपल्स के शासक फर्डिनेंड द्वितीय ने पीठ फेर ली और टस्कनी की सहायता देने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो अकेला रह गया, अतः वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सफल नहीं हो सका, और जून 1848 में उसे ऑस्ट्रिया से समझौता करना पड़ा। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पुनः जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ऑस्ट्रिया ने इटली पर पुनः अपनी प्रधानता स्थापित कर ली, और पिडमांट को छोड़ करके सभी स्थानों पर दोबारा निरंकुश शासन स्थापित हो गया। चार्ल्स एल्बर्ट की असफलता से ये राजतंत्रवादियों की योजनाएं जो है वो असफल हुई। अब उग्र गणतंत्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। मैजिनी ने घोषणा की कि राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया है, अब जनता का संघर्ष चालू होगा, और इस प्रकार मैजिनी के नेतृत्व में पोप की राजधानी रोम में विद्रोह हो गया। पोप भाग खड़ा हुआ, और फरवरी 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना हो गई। फ्लोरेंस और टस्कनी में गणतंत्र स्थापित हो गया। गणतंत्रवादी प्रवृत्तियों के प्रबल होने से राजतंत्रवादियों ने चार्ल्स एल्बर्ट पर पुनः युद्ध आरंभ करने के लिए दबाव डाला। तो उसने ऑस्ट्रिया के साथ हुए समझौते को खत्म कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और 23 मार्च 1849 को नोवारा नामक स्थान पर वह बुरी तरह से परास्त हुआ। अतः उसने अपने पुत्र विक्टर इमैनुएल द्वितीय के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, और विक्टर इमैनुएल जो है विवश होकर के ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी इसको। नोवारा की पराजय के बाद इटली में सभी जगह प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। नेपल्स और सिसिली में फर्डिनेंड ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। टस्कनी में लियोपोल्ड वापस आ गया। वेनिस पर ऑस्ट्रिया का पुनः अधिकार हो गया। रोम में लुई नेपोलियन ने सेना भेजकर पोप को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। मैजिनी स्विट्जरलैंड भाग गया, और एक अन्य देशभक्त गैरिबाल्टी ये भागकर पिडमांट चला गया। ऑस्ट्रिया ने परमा, मेडोना, टस्कनी आदि के शासकों को पुनः उनके और रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव पुनः स्थापित हो गया। इटली के लोग इस असफलता के बावजूद उनके कुछ अच्छे परिणाम भी निकले। इस संघर्ष के बाद क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए पिडमांट का राज्य मिल गया।
चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया का विरोध करके जनता को उदार संविधान प्रदान करने और अपनी जनता का हृदय जीत लिया। विक्टर एमुअल द्वितीय ने भी तिरंगे झंडे को ऊंचा उठाए रखने का आश्वासन दिया। इससे देशभक्त को उसके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास हो गया। इस प्रकार पिडमांट सार्डिनिया का राज्य इटली के एकीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उसके बाद विक्टर इमैनुएल द्वितीय जो शासक बना, यह मार्च 1849 में जब विक्टर एमुअल द्वितीय पिडमांट सार्डिनिया का शासक बना, उस समय सार्डिनिया की सेना ऑस्ट्रिया से परास्त हो चुकी थी, हार चुकी थी। अतः विक्टर एमुअल को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी और अगस्त 1849 में सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए, किंतु सार्डिनिया की संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः विक्टर एमुअल ने संसद को भंग कर दिया। विक्टर एमुअल को यह विश्वास था कि मध्यम वर्गीय उदार नीति को अपना करके सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जा सकता है। उसने इस प्रकार का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए और अपने गुणों के कारण जनता में लोकप्रिय हो गया और पिडमांट की जनता उसे ईमानदार राजा कहने लगी। सभी देशभक्तों को ये विश्वास हो गया कि पिडमांट के द्वारा ही इटली का उद्धार होगा। तो इटली के निर्वासित सभी देशभक्त पिडमांट की राजधानी की ओर आकर्षित होने लगे और इधर विक्टर एमुअल को भाग्यवश 1852 में काउंट कैवूर जैसा प्रधानमंत्री मिल गया, जिसकी गणना जो है 19वीं शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञों में से की जाती है। ये एमुअल द्वितीय, विक्टर एमुअल द्वितीय ने किस प्रकार से जो है जनता का हृदय जीता। उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री बना काउंट कैवूर प्रधानमंत्री बना। ये काउंट कैवूर प्रधानमंत्री बना। काउंट कैवूर कैवूर का जन्म जो है 1810 में ट्यूरिन सार्डिनिया के कुलीन परिवार में हुआ था और सैनिक शिक्षा प्राप्त करिए सेना में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ, लेकिन अपने उदार विचारों के कारण 1831 में उसे सैनिक सेवा से त्यागपत्र देना पड़ा और इसके बाद वह 15 वर्ष तक अपनी जमींदार जो है वो संभालता रहा और इसी काल में उसने फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की यात्राएं कर वहाँ से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया। इंग्लैंड में रह कर के उसने वहाँ की संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया जो उसे बहुत पसंद आई और अपने देश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का उसने प्रयास किया। काउंट कैवूर ने 1846 में कैवूर ने कृषि की उन्नति के लिए एक समिति बनाई और आगे चल कर के इस समिति का कार्यालय राजनीतिक वाद विवादों का केंद्र बन गया। 1837 में उसने एल रिसर्चमेंट नामक उदारवादी समाचार पत्र निकाला और इसके माध्यम से अपने देश के एकीकरण सुधारों के लिए प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। 1848 में पिडमांट सार्डिनिया के प्रथम संसद का सदस्य चुना गया और देश में जो है बार बार चुनाव हुए, किंतु कैवूर हर बार निर्वाचित होता रहा उसकी योग्यता के कारण। 1850 में उसे जो है वित्त और उद्योग मंत्री बनाया गया और 1852 में डी एंजिलियो के मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने पर विक्टर एमुअल ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। कैवूर का यह निश्चित मत था कि इटली की स्वाधीनता और एकता के कार्यों के लिए पिडमांट का सेवाय राजवंशी देश का नेतृत्व कर सकता है। वह पिडमांट को एक आदर्श राज्य का रूप देना चाहता था ताकि इटली के अन्य राज्य उसे अपना नेता मान ले। अब कैवूर के राजनीतिक विचार और उद्देश्य क्या थे जब प्रधानमंत्री बना ये,